अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फरासत अली डोगर और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम और बहुत सारे लोग इस मौजू के ऊपर हमें सवाल करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं कि इससे हम कैसे निकलें, और वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। और आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इसका इलाज क्या है, इससे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ओसीडी क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कहते हैं सोचों को, ऐसी सोच जो जहन के अंदर बार बार आती है और इस तरीके से आती है कि जहन के अंदर घुस जाती है। और ये सोचें अमूमन फुलिश होती हैं, ज़बरदस्ती आती हैं जहन में। बंदे को रियलाइज़ होता है कि बड़ी फजूल सोचें हैं, मसलन बार बार ख्याल आना कि हाथ गंदे हैं और अर जाते रहना, धोते रहना, इतना धोते रहना कि वो उसके ऊपर उनकी स्किन साबुन से ख़राब होना शुरू हो जाती है। कितना रिपीट, इस तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में बार बार जहन में सोचें आती हैं, जहन में काउंटिंग चलना शुरू हो जाती हैं, या मज़हब के बारे में बुरे ख्याल वसवसे आना शुरू हो जाते हैं, या दरवाज़ा लॉक करके ख्याल आता है पता नहीं चेक किया या नहीं किया। तो ये ओसीडी है। ठीक है, तो ओसीडी के बारे में मज़ीद तफसील जाननी है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या क्या सिम्टम होती हैं, तो हमारे साइकियाट्रिक क्लिनिक के चैनल के ऊपर इसके ऊपर हम मज़ीद वीडियोज़ सर्च कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि इसका इलाज क्या होता है, इसमें से हम निकल कैसे सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी ट्रीटमेंट होती है, थेरेपी कौन सी होती है, उसका मैं ओवरव्यू आपके सामने रखूँगा। ज़हनी बीमारियों की अगर हम इलाज की बात करें तो वो उसकी दो बड़ी कैटेगरी बनती हैं। एक ये है कि उसमें दवाई की ज़रूरत है या नहीं है, जो इलाज बज़रिया मेडिसिन। दूसरी चीज़ होती है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के साथ इलाज। इसी तरह एक तीसरा डोमेन भी होता है जिसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि हमारे जो रूटीन की डेली की एक्टिविटीज़, लाइफस्टाइल। तो ओसीडी की बीमारी में इन तीनों डोमेन में मैं थोड़ी थोड़ी करके बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका इलाज बगैर दवाई के कैसे मुमकिन है और उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। तो वो बताने से पहले ये समझें, सबसे पहले ये बहुत अहम बात है कि जो बगैर दवाई के ओसीडी का इलाज है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। यानी इसको जो हम साइकोथेरेपी कहते हैं, या दो तीन टेक्निक का मैं आपके सामने जिक्र भी करूँगा। जैसे उनमें से एक नाम है ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसी तरह एक और टेक्निक है, उसका नाम है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स कमीशन। ठीक है, तो ये डोमेन साइकोलॉजिस्ट इसके ऊपर बड़ी डिटेल से इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा ये होती क्या है, कि इसका रिज़ल्ट कि ये जो थेरेपी है, जो थेरेपी की टेक्निक्स हैं, ये एज इफ़ेक्टिव एज मेडिसिन, एक बात। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे केसेस में मोर इफ़ेक्टिव दैन मेडिसिन। ठीक है, तो इतनी इनकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि मेडिसिन का हम एक ट्रायल देते हैं, वो बंदा बेहतर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। कुछ अरसे के बाद अगर चीज़ें रिलैप्स हों, एक तो ज़ाहिर है फिर दवाई की दोबारा ज़रूरत होगी। लेकिन अगर चीज़ें थेरेपी के ज़रिए कंट्रोल हुई हों, तो वो स्किल्स बंदे ने पहले से सीखी होती हैं, उनको मैनेज करना पहले से सीखा होता है। जब ये चीज़ें दोबारा रिलैप्स होती हैं तो बंदा उस चीज़ों के ऊपर अमल करके दोबारा उनको कवर कर लेता है। अब हम बात करते हैं कि ERP क्या होती है, या ओसीडी के अंदर थेरेपी की कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ERP के ऊपर ही बात करूँगा। ERP जैसे इसको कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब ये देखिए, ये नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हमने करना क्या है, कि ओसीडी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहम आते हैं, डाउट्स आते हैं, और जहन में ख़यालात की एक चेन चलना शुरू हो जाती है। एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे अगर हाथ गंदे हैं तो हाथ गंदे हैं, छोटी सी चीज़ के ऊपर भी लगे तो ख्याल आ गया कि हाथ गंदे, ख्याल है, फुलिश है। अगर हम ओसीडी की बात करें, कब कहेंगे ओसीडी? ख्यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, जहन के अंदर घुस जाते हैं, और बंदे को रियलाइज़ होता है कि ये ख्याल फजूल हैं, फुलिश हैं। बंदा उसको रेजिस्ट करने की भी कोशिश करता है। जब रेजिस्ट करने की कोशिश करता है तो एंग्जाइटी होती है। यानी जैसे मैंने हाथ लगाया टेबल के ऊपर, तो अचानक ख्याल आ गया इसके ऊपर जर्म्स हैं, गंदे हो गए हैं, या किसी ऐसी जगह पे लग गया, ख्याल आ गया कि नापाक हो गया, तो ये ख्याल जहन में बार बार अब उसके साथ एंग्जाइटी पैदा हो रही है। जब तक मैं धोऊंगा नहीं, बार बार धोऊंगा नहीं, तो मुझे एंग्जाइटी कम नहीं होगी। तो उस एंग्जाइटी को कवर करने के लिए हम धो लेते हैं, और फिर धोते में जो इसको तो क्या देते हैं हम ऑब्सेशंस, कंपल्सिव में हम धोना शुरू कर देते हैं। अब हम थेरेपी में क्या करते हैं कि थेरेपी में उस चीज़ के साथ एक्सपोजर करवाना है, यानी जिस चीज़ से वहम शुरू होते हैं उस चीज़ से एक्सपोज करवाना है, नंबर एक। दूसरी चीज़, एक्सपोज करने के बाद अगला लफ्ज़ क्या था? रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। यानी उसके ऊपर जो मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स तो नहीं ओसीडी के अंदर, वो उसका जो बार बार हाथ धोने वाला जो रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स को हमने क्या करना है? प्रिवेंट करना है, रोकना है। ठीक है, तो ये थेरेपी की टोटल टेक्निक है।
ठीक है, कि जो हमने जो चीज़ गंदी है उसके ऊपर हाथ लगाया या एक्सपोज करवाया और उसके ऊपर जो हाथ धोने की अर्ज है उसको हमने रोक लिया। इसको टेक्निक को कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। अब इसका फ़ायदा क्या है और करनी कैसे, दो बातें हम बात करेंगे। बाकी ओवर टू साइकोलॉजिस्ट इस डोमेन में बड़ी एक्सपर्ट हैं। हम इसी थेरेपी से मुतल्लिका मज़ीद डिटेल वीडियो भी अपलोड करेंगे, वो भी आप देखते रहिए। इस पर्पज़ के लिए हमारा चैनल साइकियाट्री क्लिनिक। कि अब हमने इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि रिसर्च ये कहती है कि अगर किसी चीज़ के बारे में वहम आ रहे हों और उस वहम के ऊपर बंदा अमल करना छोड़ दे, जो भी उसके ऊपर अमल करता है, मसलन काउंट करता है या दरवाज़ा बार बार चेक करना है या हाथ बार बार धोना है, अगर अमल करना छोड़ दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता जो जहन में सोच आ रही है बार बार हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, हाथ गंदे हैं, वो भी कम हो जाती है। ये थेरेपी का पूरा रैशनल है। ठीक है, कि एक चीज़ के ऊपर हम बार बार एक सोच आई, सोच के ऊपर हमने जितना ज़्यादा अमल करते हैं वो सोच उतनी ही ज़्यादा और जहन में स्टक हो जाती है, बक जाती है। इसकी एक मैं नेचुरल सी मिसाल देता हूँ। हम कोई भी काम शुरू करते हैं, एक टॉपिक है और वो टॉपिक हम रोज़ ही डिस्कस करें, उसके ऊपर रोज़ ही बात करें, तो क्या वो जहन से निकलेगा? नहीं, वो बार बार आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हाथ गंदे हैं तो उसके ऊपर रिएक्शन भी हमारा उसी तरह ही है कि बार बार धो रहे हैं, तो वो हाथ गंदे वाला जो वहम, जो डाउट है, वो जहन में बार बार बढ़ता है। ठीक है, अगर हाथ दाना उसके ऊपर यानी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो छोड़ दें। अब ये करना कैसे होता है, क्योंकि अगर किसी भी ओसीडी वाले को कहें कि आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि वो ये वाली कोशिश तो खुद भी कर रहा है, ये वाली कोशिश तो घर वाले भी उसके साथ करवा रहे हैं कि जो हाथ अगर गंदे हैं तो उसको आप ना धोएं, तो वो क्योंकि उसके साथ उसको बेचैनी ज़्यादा होती है, वो कंट्रोल कर नहीं पाता। ठीक है, अब इसको प्रैक्टिकली किया कैसे जाता है? प्रैक्टिकली किया ऐसे जाता है कि सबसे पहले जो थेरेपिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट, उसके पेशेंट के साथ मिलके, क्लाइंट के साथ मिलके उसकी हायरार्की बनाते हैं कि अगर इस चीज़ के साथ इतना वहम है, इस चीज़ के साथ इतना डाउट आता है, इस चीज़ के बारे में इतने वहम आते हैं, इस चीज़ के बारे में आते हैं, तो कम स्वेरिटी से ज़्यादा स्वेरिटी तक की एक लिस्ट बनवाई जाती है। ठीक है, नंबर एक। दूसरे नंबर पर जब चीज़ शुरू करनी होती है तो वीकली एक टास्क रखा जाता है कि सबसे लो इंटेंसिटी के जिससे वहम आते हैं वहाँ से शुरू किया जाता है, एक्सपोजर करवाया जाता है। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, थेरेपिस्ट जो है, जो साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, वो अपनी मौजूदगी में करवाता है और मॉडलिंग, यानी पेशेंट के सामने, क्लाइंट के सामने पहले खुद परफॉर्म करता है, फिर बाद में उससे करवा। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, जैसे टेबल है, ये कम गंदी चीज़ है, फर्श है, ज़्यादा गंदी चीज़ है, जूता है, वो उससे ज़्यादा बारे में ज़्यादा ख्याल आते हैं, जूते के सोल को हाथ लगाना, उससे ज़्यादा और क्लीननेस के ख्याल आएंगे। तो इस तरह एक हायरार्की के मुताबिक एक एक चीज़ करके, तो इसमें जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी हो, जहाँ जहाँ क्लाइंट के लिए मुश्किल हो, तो उसमें रिलैक्सेशन थेरेपी, रिलैक्सेशन टेक्निक के ज़रिए, जो कि पेशेंट को पहले ही सिखा दी जाती हैं। इसके ऊपर भी हमारी चैनल के ऊपर वीडियो आप देख सकते हैं कि रिलैक्सेशन थेरेपी और टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो उस रिलैक्सेशन थेरेपी के ज़रिए वो जो रिस्पॉन्स प्रिवेंट करने के नतीजे में जो एंग्जाइटी हो रही है उसको कवर किया जाता है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसी तरह एक और टेक्निक होती है, उसको हम थॉट स्टॉप टेक्निक कहते हैं, कि जहन में सोच आती है कि जहन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में बुरे या फुलिश ख्यालात आते हैं, तो उसमें स्टॉप आजकल ये टेक्निक कम इस्तेमाल होती है। एक ब्रीफ सा मैं आइडिया दे देता हूँ। इसमें क्या होता है कि 3 हम स्टिमुलस देते हैं। असल में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर एक साइकिल है सोच का, एक मुसलसल साइकिल चला रहा है, उसको प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो थॉट स्टॉप टेक्निक में क्या किया जाता है कि एक खुद से एक इम्पल्स यानी आवाज़ का सिग्नल, एक पेन का सिग्नल और एक साउंड का सिग्नल। ठीक है, यानी इसमें जो पेशेंट है टेबल के ऊपर प्रैक्टिस के दौरान क्या करते हैं कि उसको टेबल के ऊपर ज़ोर से हाथ मारना और क्लाइंट को कहते हैं साथ बोलना स्टॉप। अब हाथ ज़ोर से टेबल के ऊपर मारना, हाथ की पेन, हाथ की ठा की सेंसेशन और उसको बोलना, 3 इम्पल्स जब ब्रेन को इकट्ठे जाते हैं तो वो एक दफ़ा से एक वक्ती तौर पे साइकिल ब्रेक हो जाता है। इसको थॉट स्टॉप टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 मोस्ट कॉमन टेक्निक्स हैं जो किए जाती हैं। इसी तरह एक और होती है हैबिचुएशन, उस टेक्निक का नाम है, वो ये होता है, वो ख़ास तौर पे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया जाता है जिस सोचों के साथ साथ कंपल्शन नहीं होते। मसलन किसी चीज़ के बारे में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, फुरिश ख्यालात आ रहे हैं, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है, यानी उसके ऊपर बार बार एक्शन नहीं है, लेकिन सोचें बार बार जहन में आती हैं। तो उसकी टेक्निक ये होती है कि उन सोचों को जवाब ना दिया जाए, उन सोचों को आने दिया जाए, हैबिचुएशन यानी उसकी हैबिट डाली जाए कि बस इन्होंने आना है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसको हम हैबिचुएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हैं इस बीमारी के इलाज के हवाले से ऐसी टेक्निक्स जो हम कहते हैं कि बगैर दवाई के इलाज, जिसको हम कहते हैं साइकोथेरेपी या साइकोलॉजी। दूसरा डोमेन होता है कि मेडिसिन। ठीक है, अब हम मेडिसिन के ऊपर और कुछ उसके इफेक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अब जो मेडिसिन का डोमेन है ये भी बहुत इफेक्टिव है और ये उस वक्त प्रिस्क्राइब की जाती हैं मेडिसिन कि जब इस बीमारी की सीवियरिटी ज़्यादा हो,
यानी जब सीवियर केस में बंदा आ गया, इतनी सीवियर केस है कि 8-8 घंटे हाथ धो रहा है, स्किन ख़राब हो गई हुई है, थेरेपी यूज़ करना या थेरेपी के हवाले से जो टेक्निक बताना, उस वक्त तक एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा आ ही नहीं रहा, तो ज़ाहिर है कि फिर मेडिसिन की ज़रूरत है। या ओसीडी की बीमारी के हवाले से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो उस वक्त मेडिसिन की ज़रूरत है। तो इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में, बहुत हल्की बीमारी से दरमियाने दर्जे की बीमारी तक के लिए जो साइकोथेरेपी है वो इस्तेमाल की जाती है, और ये टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। और सीवियर बीमारी से यानी दरमियाने दर्जे की बीमारी से शदीद बीमारी तक जो है वो मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। अब मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल होती हैं इस बीमारी में? मेडिसिन जो ज़्यादातर जिस कैटेगरी की इस्तेमाल होती हैं उसको हम कहते हैं SSRIs, यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये इनका नाम है, याद करना चाहें याद कर लें, आजकल बड़ा मशहूर है, हर बंदे के उसके हवाले से उसमें है। तो अब इसमें इनके नाम जैसे एस्टेलोप्राम एक दवाई का नाम है, फ्लॉक्सिटिन है, सर्ट्रालिन है, ये दवाइयों के कॉमन नाम है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इनके इस्तेमाल का तरीका क्या है? एक तो ये कि खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, साइकियाट्रिस्ट के साथ मशवरे के साथ करनी है। दूसरा ये कि इसको जब भी हम शुरू करते हैं तो लो डोज से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता इन दवाइयों की डोज को हम बढ़ाते हैं, नंबर 2। तीसरी चीज़ ये है कि इस दवाइयों का जो इन दवाइयों का असर है वो 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते, कुछ लोगों में 3 हफ्ते, कुछ लोगों में 4 हफ्ते तक बेहतरी आती है, ठीक है। यही जो SSRIs हैं ये डिप्रेशन में भी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। लेकिन OCD की बीमारी में ये देखा गया है कि इनकी जो डोज है वो निस्बतन ज़्यादा चाहिए होती है डिप्रेशन के मुकाबले में OCD को कवर करने के लिए। दवाइयाँ करती क्या हैं कि दिमाग के अंदर, जैसे रीअपटेक इनहिबिटर का मतलब ये है कि दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स का आपस का कनेक्शन है उनके दरमियान जो एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिट करने वाला, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल जो चीज़ ट्रांसमिट करती है उसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिसमें एक सेरोटोनिन है, उसका लेवल बढ़ा देती है। इनका काम क्या है कि जो चीज़ों की रेपिटेशन है, जो एक सोच बार बार आती है, ठीक है, यानी ब्रेन के अंदर एक लूप बन जाता है, उसके अंदर सोच मुसलसल चल रही है, सोच मुसलसल चल रही है, सोच मुसलसल चल रही है, तो दवाइयाँ क्या करती हैं कि उस लूप को ब्लॉक कर देती हैं, उसको इनहिबिट कर देती हैं, तो वो सोच रिपीटेड नहीं आती। कुछ लोग आके हमें ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ खाने के बाद जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सोचें कम हो गई हैं या दिमाग जैसे खाली सा हो गया है, ठीक है। ये कॉमन साइड इफेक्ट है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये असल में साइड इफेक्ट नहीं है, ये दवाई का एक्शन है, ये उस चीज़ का रिजल्ट है कि जो दवाई ने एक्चुअली काम करना है। मैं कहता हूँ कि इस चीज़ का मतलब ये है कि दवाई अपना रिक्वायर्ड काम कर रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दवाई के इस्तेमाल से पहले या इलाज से पहले जहन तो हर वक्त बीमारी के हवाले से ऑक्यूपाइड था, हर वक्त उसके जहन में यही हाथ गंदे सोच आ रही थी। अब जब हमने दवाई शुरू की तो दवाई शुरू करने के बाद वो सोचें कम हो गई, वो जो जहन में साइकिल चल रहा था तो वो साइकिल टूट गया, तो उसके नतीजे में क्या हुआ? दिमाग खाली हो गया, फरागत हो गई, हर वक्त की जो मसरूफियत वो ख़त्म हो गई। इसकी मिसाल यूँ समझें कि जैसे बिल्कुल अगले दिन, जिस दिन आप इम्तिहान दे के बिल्कुल वापस आएँ, तो उस वक्त एक खालीपन सा महसूस होता, ख़ास तौर पे अगर पेपर भी अच्छा हो गया और हलवा सा पेपर हो और आपने आराम से कर लिया और उससे पहले बहुत एंग्जाइटी, और एकदम जब ख़त्म होती है दिमाग खाली, ख़त्म, अब सोचे क्या करे क्या, ठीक है। तो 1-2 दिन के अंदर चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं। तो इसी तरह OCD के अंदर भी ये दूसरी चीज़ ये होती है कि इस दवाई का काम ये है कि जो रिपीटेड सोचें आती हैं, ठीक है, तो OCD में जो रिपीटेड सोचें इन अलामात के हवाले से जो मैंने जिक्र की वही नहीं होती। बाज़ किसी भी चीज़ के बारे में जो चीज़ में बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है उसके अंदर रिलेटिवली थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो ये चीज़ है। दवाई का दौरानिया कितना होता है? OCD की बीमारी के अंदर दवाई का दौरानिया जो है वो तकरीबन साल से ज़्यादा चलता है। अगर इसको थेरेपी के साथ कंबाइन किया जाए तो फिर दवाई बंद करने में जो है वो आसानी हो जाती है। तो ये एक ओवरव्यू था OCD की बीमारी के हवाले से, उसके इलाज के हवाले से, कि इसके अंदर अद्वियात वो कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे काम करती हैं, और इसका जो दवाई के बगैर इलाज है उसका मैंने एक तारुफ करवाया है, ठीक है। तो दवाई का इलाज जो बगैर दवाई के हवाले से है उसके अंदर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। और जो अगर मेडिसिन की ज़रूरत है या बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है या साइकोथेरेपी के साथ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।